हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टू ट्रायंगल्स आर said to be a similar if they have uh, they have same shape and may not be same size। वो सेम साइज के हो या ना हो, लेकिन दोनों का शेप एक जैसा होगा, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। इसका मतलब कि हो या ना हो, अगर हो गया सेम शेप का और सेम साइज भी है तो क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें मैंने लिखवाया है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी अ सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप एंड मे नॉट बी सेम साइज। मतलब कि शेप एक जैसा हो, साइज चाहे छोटा हो जाए, चाहे बड़ा हो जाए, चाहे बराबर हो जाए, तीनों चलेगा ना। अब मैं एक पकड़ रहा हूं, शेप एक जैसा, साइज बराबर हो गया, तो क्या बोलोगे, सेम शेप सेम साइज, सेम शेप सेम साइज। और सेम शेप सेम साइज क्या था, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट उसी के अंदर आ गया ना। तो इसका मतलब जितने भी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं वो सारे सिमिलर हैं, वो सारे सिमिलर हैं। लेकिन अब डिफिनेशन फिर से पढ़ो, उसमें लिखा था सेम शेप में और में नॉट भी सेम साइज था ना। अब मैं कह रहा हूं साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, लेकिन शेप एक जैसा है, शेप एक जैसा है, साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये क्या है, सिमिलर है ना। लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट बन पाया, क्या ये कॉन्ग्रुएंट बना, नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं बना। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं ऑल कॉन्ग्रुएंट आर similar but all similar are not congruent। समझ में आ गया। नोट कीजिए, नोट में सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल, फर्स्ट सेकंड। सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपने हम लोग ये कहा था कि सर जितने कॉन्ग्रुएंट हैं वो सारे क्या हैं, सिमिलर हैं। तो कॉन्ग्रुएंट वाला कंडीशन सारे पहले नोट कर लो। क्या कॉन्ग्रुएंट वाले सारे कंडीशन नोट हो चुके हैं। अब एक कंडीशन बढ़ा के नोट कर लो जो इसमें ना होता हो, ए ट्रिपल ए, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं डबल ए। एक क्राइटेरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, सब में आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपसे एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPST, करस्पॉन्डिंग CPST का फुल फॉर्म क्या है, CPST फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ क्या आएगा, सिमिलर ट्रायंगल। बात दोनों का एक ही है, एक अप्लाई हो रहा है किसके लिए, सिमिलर के लिए, और एक अप्लाई किसके लिए होगा, कॉन्ग्रुएंट के लिए। बस इतनी सी बात है। कुछ यहाँ से आता, ठीक है। अब मैंने कहा ये एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बनाया है PQR, और दोनों को सिमिलर दिखाना है तो उनके बीच सिंबल कैसे लगेगा, बस इक्वल का साइन नहीं लगेगा। समझ में आ गया, इक्वल का साइन नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट इसी में जो आ जाएगा, अभी पॉइंट नंबर 30 चल रहा है, थर्ड या फोर्थ जो भी था। तो यहाँ पे अगर CPST को अप्लाई किया जाए
उस अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर यहाँ पर CPST को अप्लाई किया जाए तो आप कहेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक नहीं है। अब इसमें सिमिलर में एक और बात आता है, यही है आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्राइटेरिया इसका, कि इसमें साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। कॉन्ग्रेट में क्या था, साइड्स इक्वल होते थे, और इसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब क्या हो गया, AB का रेशियो PQ के साथ, BC का रेशियो QR के साथ, AC का रेशियो PR के साथ। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन PR। ठीक है, ये लिखने के बाद नोट कर लीजिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज आर इक्वल। थ्योरम नंबर 1 है, क्या है, बेसिक प्रोपर्टी थ्योरम, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, BPT, या फिर इसका एक नाम और है हेल्स थ्योरम, किसी भी नाम से ये आ सकता है। ठीक है, इस थ्योरम में आपको स्टेटमेंट में कहा गया है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक लाइन बनाओ जो कि ट्रायंगल के किसी एक साइड से क्या रहे, पैरेलल रहे, एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब मैंने ये ध्यान रखना बेटा, मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया है, एक ऐसी लाइन बनाओ जो कि एक साइड के पैरेलल हो, जो कि एक साइड के पैरेलल हो। मैंने ये बना दिया, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जब ये और कहा जा रहा है इसके बाद, ये अदर टू साइड्स को, अदर टू साइड्स मतलब वन साइड एंड सेकेंड साइड को इंटरसेक्ट करे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अलग अलग। इसका नाम मैंने दे दिया है D, इसको मैंने कह दिया है E। आगे आपसे थ्योरम में ये कह रहा है, देन द साइड डिवाइड्स इन इक्वल रेशियो। देन मतलब जो साइड था वो डिवाइड हो गया है किसमें, इक्वल रेशियो में, मींस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सही है। तो सबसे पहले थ्योरम में जब भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, दिमाग पे बैठा लेना, डायग्राम और गिवन क्या दिया गया है, क्या प्रूफ करना है, और अगर अपने तरफ से कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एक्स्ट्रा बना रहे हो, तो वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या कह रहा है, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू, आपको प्रूफ जो करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। समझ में आया? क्या दिया गया था, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है इन दोनों के रेशियो के। ठीक, अब हमें प्रूफ करने के लिए अपने तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन को यूज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या यूज करेंगे हम, कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर इधर से। क्लियर है? अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो वो इस पर आएगा, यहाँ पर 90 डिग्री, जिसको नाम मैंने दे दिया है M। और अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये यहाँ जा रहा है, जिसको नाम कह दिया मैंने N। कोई दिक्कत? और मैंने D को C से ज्वाइन कर दिया है और E को B से ज्वाइन कर। मैंने क्या किया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट D से परपेंडिकुलर किस पर है, AE पर, पॉइंट E से परपेंडिकुलर किस पर है, AD पर। ये हो गया। परपेंडिकुलर का नाम क्या रख दिया मैंने, M और N।
साथ में मैंने ज्वाइन कर दिया है डीसी को और बीई को ज्वाइन कर दिया है। क्लियर है? तो लिखना पड़ेगा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी एंड ई। मतलब ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर कहां से पॉइंट डी एंड ई से ऑन डी से किस पर आएगा बेटा ए पर ऑन ए ई। एक्चुअल में ऑन साइड ए होगा चलेगा ऑन ए ई एंड ए डी एंड ए डी फुल स्टॉप। फिर ऑल्सो ज्वाइन करना है किसको डीसी को एंड बीई को। कोई दिक्कत इसमें? पक्का समय यहाँ तक आ चुका है। अब देखो मुझे क्या चाहिए एडी अपॉन डीबी एडी अपॉन मतलब ये दो चाहिए। तो ये दो मुझे मिल सकता है जब ये दो किसी न किसी अकॉर्डिंग रेशियो में आए तभी मिलेगा। तो हम ये चाहिए इसके लिए ये एरिया निकालेंगे और ये चाहिए इसके लिए जे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमेशा प्रूविंग लिखना। आप प्रूविंग इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल आप लेने जा रहे हैं ए डी ई में अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बोलते हैं तो आप पहले बोलोगे सर जी हाफ बेस इनटू हाइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बेस वही होता है जिस पर हाइट गिरेगा। बेस वही बनेगा जिस पर हाइट गिरेगा। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या ये हाइट है? ये हाइट है। और अगर ये हाइट है तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया? ये बन जाएगा ना। तो इस अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा हाफ एडी इंटू एन ई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। अभी नहीं है? सेकंड, अब मुझे ये ट्रायंगल चाहिए। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा इन ट्रायंगल डी ई बी। कौन सा ट्रायंगल है? डी ई बी। इस ट्रायंगल पे देखो ये रहा परपेंडिकुलर ना। तो इस वाले बेस पर गिर रहा है तो इसीलिए बेस क्या मिलेगा बीडी। बेस क्या मिलेगा बीडी। तो हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू, अब हाफ बेस इंटू हाइट दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार लिख गया एग्जाम में समझ जाएगा। हाफ क्या है बेस डीबी और हाइट एंड ई डीबी इंटू एनी। इसे क्या मान लिया गया सेकंड। एंड आउट यहाँ से आता नहीं होगा सर। आप ट्रायंगल डीईबी लिए हैं? ट्रायंगल डी ई बी लिया गया ठीक है। तो उसमें एन कहाँ से? एन नहीं होगा। ये ट्रायंगल है ठीक है। अगर ये ट्रायंगल है तो मेरे लिए ये बना बेस। ये बेस क्यों बना? क्योंकि हाइट तो ये मिला ना, हाइट तो ये तो मिलेगा। सर ये नहीं लिख सकते, हटाइए हट सकता है। बी बी ई एन नहीं हो सकता। बी ई एन तो मेरे लिए बेस क्या बन जाएगा फिर? बी एन बनेगा ना बेस। तब तो बेस बी एन बनेगा ना। और मुझे बेस कितना लेना है? नहीं लेना है। समझ में आया? अब ये तिरछा खड़ा है इसीलिए इसका हाइट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है बाहर की तरफ। समझ में आया? हाइट इसका कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। अब अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा? इन दोनों का डिवाइड एक साइड, इन दोनों का डिवाइड एक साइड। सही है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें? एनी एनी कैंसिल हो गया, वेरी गुड। इन्होंने कहा एनी एनी कैंसिल हो गया और हाफ हाफ कैंसिल हो गया। क्या आया? एडी अपॉन टीबी। एंड आउट यहाँ से यहाँ तक नहीं है। मतलब आपने ये ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल लिया है, तो
तो आपको मिला है AD अपॉन DB। सही है। अगर हम ऐसे ही इधर का ये ट्रायंगल ले लें और ये ट्रायंगल ले लें, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो मुझे ये अपॉन ये मिल जाएगा, बिल्कुल हूबहू वैसे ही। तो अब हम यहाँ पर सिमिलरली करके बोल सकते हैं, मार्क्स इसका नहीं कटेगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ये ट्रायंगल, ADE, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, DEC। अब मैं डायरेक्टली ये ना बोल करके, जो आया था क्या आएगा यहाँ पर, AE अपॉन EC, डायरेक्टली ये ना बोल करके मैं इस फॉर्म में लिख करके तब ये निकालता हूँ, ताकि एग्जामिनर को ये सीधी गलती ना मिले नंबर काटने का। मैं क्या बोलूंगा, हाफ ट्रायंगल कौन सा है, ATE, ये मिला परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हाइट कौन मिल, ओ बेस को मिल जाएगा AE। तो क्या लिखोगे, हाफ DM इंटू AE अपॉन हाफ। इस ट्रायंगल के लिए हाइट कहाँ है, बाहर चला गया, इस वाले साइड पर है, इसका मतलब बेस क्या मिलेगा, बेस क्या मिलेगा, EC। तो क्या बोलोगे, DM इंटू EC। क्या कुछ दोनों में कैंसिल हो रहा है, हाफ हाफ, DM DM, तो क्या आ गया, AE अपॉन EC। कोई दिक्कत इसमें, मुझे क्या प्रूफ करना था, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। मतलब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो हम कंपेयर करके कह सकते हैं ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, हेंस प्रूव हो जाएगा। इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए ये वाला इसके इक्वल है, सेम लिखा है ना, ADE ADE। देखिए क्या ये दोनों सेम लिखे हैं, ये क्या लिखा है, ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल DEC। कहाँ लिखा है, DEB DEC, मतलब एक बार इधर का ट्रायंगल है और एक बार ये ट्रायंगल है। बात समझ में आया, एक बार कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, एक बार ये ट्रायंगल है। हमें ये बताओ, क्लास 9th में आपको एक थ्योरम पढ़ाया गया था, दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया क्या होता है हमेशा। तो अगर उस थ्योरम का यूज कर ले तो इन दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, और जैसे ही आप कहोगे इन दोनों का एरिया इक्वल, तो दोनों में ही, तो दोनों में एलएचएस क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अगर दोनों में एलएचएस इक्वल हो गया तो दोनों का आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वी नो दैट DE एंड PC आर पैरेलल लाइन, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन सेम बेस, सेम बेस कौन सा है बेटा, DE, DE between two parallel lines, between parallel line will be सेम। क्या ये बात सही है, मैं फिर से बोल देता हूँ, DE किसके पैरेलल है, BC के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, DE बेस कौन सा बेटा यहाँ पर, DE बेस है ना। देखो DE से ये बना है और DE से ये बना है, between two parallel lines will be same, will be same। तो इसका मतलब ये क्या कह दिया है, that is area of triangle DEB is equal to area of triangle DEC। क्या बात सही है, ये वाला एरिया किसके इक्वल हो गया है, इसके इक्वल हो गया, ये वाला एरिया इस वाले के इक्वल हो गया है।
अब हम कह सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट स्टार एंड सेकेंड स्टार या टू स्टार। सो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट स्टार एंड सेकेंड स्टार, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा, दोनों आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा ना। तो आप क्या बोल सकते हो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या प्रूफ हो गया है, नोट कीजिए। अब जो थ्योरम है 10 पॉइंट नहीं, थ्योरम नंबर 6.2 है ना, क्या नाम है इसका, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलो या PPT बोलो, बात दोनों का एक ही है। कन्वर्स का मतलब क्या हो गया, अभी जो आपको गिवन था BPT में और जो प्रूफ करना था, अब उसका उल्टा हो जाएगा। कन्वर्स वाले में क्या रहेगा, गिवन वाला प्रूफ करना होगा और प्रूफ करना वाला गिवन रहेगा, है ना। इससे पहले आपको थेल्स थ्योरम में पैरेलल लाइन दिया गया था और रेशियो प्रूफ करना था। इस वाले केस में क्या रहेगा, रेशियो दिया होगा और पैरेलल लाइन प्रूफ करना। स्टेटमेंट ये कह रहा था, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, मतलब एक लाइन है जो कि डिवाइड्स कर रहा है ट्रायंगल के टू साइड्स को, सेम रेशियो में, ट्रायंगल के टू साइड्स को, वो भी सेम रेशियो में। सेम रेशियो में मतलब तो गिवन में उसने क्या बोला है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सही है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन था, कौन सा लाइन, DE लाइन, कौन सा लाइन, DE लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड, ऐसा कह रहा है। तो आपको प्रूफ करना है DE पैरेलल BC, ऐसा आपको प्रूफ करना है ना। मतलब अभी हम मान सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है भाई, नहीं है तभी तो प्रूफ करेंगे कि है। अभी ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, तो हम पॉइंट D से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट का जब वो अदर साइड को कट करेगा तो उसको मैं नाम दूंगा E डैश और कहूंगा ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। बात समझ में आया। मीन्स हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, मैं दोबारा फिर समझाऊंगा। अभी कंस्ट्रक्शन में ये कहा जा रहा है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन DE डैश पैरेलल टू BC, DE डैश पैरेलल टू BC। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के, है ना, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब हम इसे अभी नहीं कह सकते कि ये पैरेलल है, लेकिन हम ये तो अपने तरफ से कह सकते हैं कि DE डैश पैरेलल है BC के, क्योंकि ये तो मैंने बनाया है ना। अब आप ध्यान से देखना, प्रूविंग इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में ये बताओ क्या DE डैश पैरेलल है BC के, DE डैश पैरेलल टू BC। अभी इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था BPT थ्योरम में, अगर एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है तो उनका रेशियो तो का क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स बोलो या BPT बोलो, बात एक ही रहता है। बाई थेल्स थ्योरम क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB is equal to AE डैश अपॉन E डैश C। सही है, AE डैश अपॉन E डैश C। कुछ हमें इससे पहले गिवन भी था, क्या गिवन था, AD अपॉन DB is equal to AE अपॉन EC is equal to AE अपॉन EC। ये हमें क्या है, गिवन है।
अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें तो दोनों का LHS इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों का RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा बाई कंपेयरिंग कंपेयरिंग। स्टार एंड डबल तो ठीक है, यही मेंशन कर देते हैं, स्टार एंड स्टार। डबल स्टार। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्या कह रहा है, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ऐसा कहना चाह रहा है। तो ये ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे, तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेंगे। अबव इक्वेशन इज ओनली पॉसिबल when point E dash and E coinciding are coinciding coincide to each other, है ना, yes coincide to each other that is E dash is equal to E। अगर E dash is equal to E हो गया है तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, आपने पहले क्या कहा था कि DE पैरेलल किसके है, BC के है। क्या कहा था, DE डैश पैरेलल किसके है, BC के। तो क्या अब हम E डैश के जगह पर E मेंशन कर सकते हैं, पैरेलल किसके हो गया, BC के। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए। देखिए थ्योरम नंबर 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम। इसमें ये कहा गया है कि एक लाइन है जो कि दो साइड्स को ट्रायंगल को कट कर रही है और उनका रेशियो सेम है, सेम है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है DE एक लाइन है जो कि ट्रायंगल के AB और BC को कट कर रही है, तो उनका रेशियो सेम है, मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सही है, हमें प्रूफ ये करना है इसमें, देन प्रूफ लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये था स्टेटमेंट, मतलब प्रूफ ये करना है DE पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है। मतलब मुझे अभी नहीं मालूम है कि D और E पैरेलल है किसके, BC के, लेकिन हम अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि DE डैश पैरेलल किसके है, BC के। क्लियर है, अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं DE डैश पैरेलल है BC के। ठीक है, तो ये रहा कंस्ट्रक्शन। आइए प्रूफ में ध्यान देते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में DE डैश पैरेलल किसके हैं, BC के। अगर दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो गया है एक ट्रायंगल में, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इनका रेशियो भी आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो क्या मिला, AD अपॉन DB AE डैश अपॉन E डैश C मिला। क्लियर है, yes sir और इससे पहले मुझे गिवन में ये दिया गया था, गिवन में ये दिया गया है, मीन्स ये दिया गया है। सही में ना, अब देखो इन दोनों में क्या LHS इक्वल है, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों का LHS इक्वल हो गया, इसका मतलब दोनों का RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसका मतलब ये कह रहा है AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू द AE अपॉन EC, और ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे पर कॉन्साइड करेगा, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पर कॉन्साइड करेगा। इसका मतलब कि हम E डैश को E बोल सकते हैं। अब आपने क्या कहा था, DE डैश पैरेलल है किसके, BC के, तो हम E डैश के जगह पे अगर E लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, DE पैरेलल BC। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या ये प्रूफ हो गया इसका कन्वर्स भी? दोनों थ्योरम को घर पे जा करके आज रट्टा ही मान लेना, लेकिन छोड़ना मत। हाँ आता है, और ऐसे लिखने पे आएगा, वो वाला आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ये वाला आएगा तो कहेगा पहले स्टेटमेंट लिखो फिर प्रूविंग करो, स्टेटमेंट लिखो फिर प्रूविंग करो।
5 मार्क्स का आएगा, नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है थेल्स थ्योरम, चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले क्या पढ़ा गया है, थेल्स थ्योरम। तो इसको मैं नंबर 1 कह रहा हूँ। और थेल्स थ्योरम में ये कहा गया था, एक ट्रायंगल है, एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल के दो साइडों को कट करे अलग अलग पॉइंटों पर। ये अलग पॉइंट है, एक अलग पॉइंट है, ठीक है। और वो थर्ड साइड पर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल के दो साइडों को कट करे और थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए, तो उनका जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उनका रेशियो मीन्स किनका रेशियो, साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा। मीन्स इसमें कहा गया था कि ई एफ पैरेलल है बीसी के, और जो अब आप लोग कह रहे हो ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से जब यहाँ चले थे तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था थेल्स। फिर अगला हम लोगों ने जो सेकंड पढ़ा था, सेकंड में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल के दो साइडों को कट कर रही है, वो भी सेम रेशियो में, वो भी सेम रेशियो में कट कर रही है। तो बताना है कि वो जो रिमेनिंग साइड है, मतलब थर्ड साइड, उसके वो पैरेलल हो जाएगा। इसमें ये कह रहा था ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ऐसा है, अगर ऐसा है तो बाई कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल बी सी। इसे हम लोग क्या नाम देंगे, कन्वर्ज ऑफ थेल्स बोल दो या बीपीटी बोलो, बात एक ही है। कोई दिक्कत इसमें, इन दोनों की प्रूविंग आपको आता भी होगा अच्छे से, उम्मीद है आपने रट्टा मार लिया होगा अब तक। ठीक है, अब हम थ्योरम नंबर नेक्स्ट के तरफ मूव करेंगे। ये थ्योरम भी कह सकते हो और इसको आप कोरोलरी भी कह सकते हो। कोरोलरी मतलब कि जो इसके रिगार्डिंग जो कुछ और पॉइंट्स बन सकते हैं। ये बताओ, ध्यान देना, आपने क्या कहा है, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। अब हम कहना चाह रहे हैं ये छोटा वाला अपॉन पूरा बड़ा वाला, ये छोटा वाला अपॉन पूरा बड़ा वाला। तो इसकी प्रूविंग आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, जो आगे पढ़ाया जाएगा। और इसकी प्रूविंग आप बाई थेल्स थ्योरम से भी कर सकते हो। दो तरह से इसका प्रूविंग है। तो सबसे पहले लिखिए, नोट लिखिए, नोट में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, प्रूव दैट नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट में फर्स्ट पॉइंट राइट करना है आपको। प्रूव दैट AE अपॉन AB इज इक्वल टू AF अपॉन AC, AF अपॉन AC। इसका प्रूविंग दो तरह से है। जब सिमिलरिटी पढ़ाएंगे तब तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि सिमिलरिटी का रेशियो जैसा होता है कि साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है। लेकिन अगर ये आपसे कह दे कि थेल्स थ्योरम से प्रूव करना है, तो मुझे थेल्स थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा। गिवन में आपसे ये कहेगा, गिवन में आपसे वो ये कहेगा कि EF जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। EF जो है वो पैरेलल है BC के। बात समझ में आया, ये वाला इसके पैरेलल है और ये अपॉन पूरा, ये अपॉन पूरा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। कोई दिक्कत इसमें? और आइए प्रूविंग स्टार्ट किया जाए। बहुत ध्यान से देखना बेटा। इन ट्रायंगल ABC, क्या ABC ट्रायंगल में EF पैरेलल BC है? यस
ये दोनों आपस में पैरेलल है। Yes, yes. अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे? ए ई अपॉन ई बी, ए एफ अपॉन एफ सी। क्या बोलेंगे आप? ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। सही है। Yes. मतलब ये वाला इसके है, ये वाला इसके है, लेकिन हमें क्या ये चाहिए था? Yes, sir. हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये वाला पार्ट नहीं नहीं चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे? रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कह लो या कह लो रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे इसको भी पलट दो। पलट दो का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या बन जाएगा? ई बी ऊपर हो गया, ए नीचे हो गया, ए नीचे हो गया, एफ सी ऊपर हो गया, ए एफ नीचे, ए एफ नीचे हो गया। आपने क्या किया है? बाय रेसिप्रोकल। बाय रेसिप्रोकल। सही है। कोई दिक्कत? अब हम दोनों साइड में वन ऐड करेंगे। एडिंग वन बोथ, एडिंग वन, इसको थोड़ा सा रट्टा मार लेना। अगर आया तो वो ऐसे ही कहेगा बाय थेल्स थ्योरम से प्रूव करो, वरना नहीं आएगा। एडिंग वन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन ए प्लस अपॉन ए प्लस का वन, एफ सी एफ सी अपॉन ए एफ प्लस का वन। टू ए बी। तो बताओ यहाँ पे एलसीएम पे क्या आ जाएगा? ए ऊपर क्या बन जाएगा? ई बी प्लस ए ई। सही है। यस, यहाँ क्या आ जाएगा? ए एफ ऊपर क्या आ जाएगा? एफ सी प्लस ए एफ। ये बताओ ई बी और ए ई कहाँ है? ई बी और ए ई ए बी दोनों में से क्या बन जाएगा? ए बी, क्या बन जाएगा? ए बी, ए बी। तो ये हमारे लिए बन गया ए बी अपॉन ए ई। ए सी बन एफ जाएगा, सी और ए एफ ए सी बन क्या जाएगा, बन जाएगा? ए सी, ए सी बन जाएगा। ए सी अपॉन ए एफ। देखो हमें क्या मिल गया? पूरा अपॉन ये छोटा, पूरा अपॉन ये छोटा। लेकिन हमें जो चाहिए था छोटा अपॉन बड़ा चाहिए था ना, तो क्या करते इसका? फिर से रेसिप्रोकल कर दें। और जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए सी। कोई दिक्कत इसमें? ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? बाई रेसिप्रोकल। लिख लें, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, फिर बनाना है। ठीक है, बना लीजिए। ऐसा आपसे कभी ना कभी पूछ सकता है, और नहीं पूछेगा तो बहुत अच्छी बात है। ए अपॉन ए बी, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक ये होता है कि जितना लाइन पढ़ो उतने का डायग्राम बनाते हुए चलो। जितना लाइन पढ़ो उतने का डायग्राम बनाते हुए चलो। यहाँ पे कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ध्यान से सुना बेटा, अगर ए बी सी डी ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम में आपको मालूम होना चाहिए कि दो साइड्स इसके पैरेलल होते हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। क्लियर है? तो ये अगर ए बी सी डी है तो ये ए, ये बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ए बी सी डी इज द ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी। क्या कह रहा है? ए बी पैरेलल है, किसके पैरेलल है? डी सी के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ठीक है। तो जो अगर आपने डायग्राम में बना दिया तो लिख भी देना पर गिवन ए बी पैरेलल डी सी। ए बी हमारा पैरेलल किसके पैरेलल है? डी सी पैरेलल है। E and F are the point on the non-parallel side. Non-parallel side मतलब जो टकरा सकते हैं, ये वाले। और पॉइंट क्या है? पॉइंट है मेरा E and F। क्या कह रहा है? पॉइंट E and F on a non-parallel side। non-parallel side पर E और F पॉइंट है। AD and BC पर, AD and BC पर respectively, such that EF is a parallel to AB.
EF कहाँ पर है? EF ये रहा। आपसे कह रहा है कि ये EF जो है ये AB के पैरेलल है। मतलब आपको एक बात और से कह दिया है, EF पैरेलल। अच्छा ये बताओ, ये वाला इसके पैरेलल था, ये वाला ये वाला इसके पैरेलल है। इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गया? एक बार फिर सुन लो, AB पैरेलल है BC के, पता? AB पैरेलल है EF के, मतलब कि ये तीनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल। तीनों क्या हो गए? पैरेलल। हमें प्रूव करना है AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। मतलब हमें जो प्रूव करना है वो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC प्रूव करना है। ये बताइए, जो हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा, यहाँ पैरेलल लाइन दिख रहा है, लेकिन जो थेल्स थ्योरम पढ़े थे वो ट्रायंगल में अप्लाई होता है। क्या यहाँ कहीं ट्रायंगल बना है? नहीं बना है। तो हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? चाहे तो आप AC ज्वाइन कर दो, या चाहे तो आप जो मन करे वो ज्वाइन कर दो, लेकिन डायगोनल ज्वाइन करना। आप कह रहे हो AC, सही है। तो ये आपने अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन किया है, तो आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन डायग्राम में ज्वाइन AC, ज्वाइन AC एज अ डायगोनल, है ना? बात सही है। हमने क्या ज्वाइन किया है? AC एज अ डायगोनल। कोई दिक्कत इसमें? देखो ध्यान देना बेटा, क्या हमें अब ट्रायंगल मिल गया है? ट्रायंगल मिल गया है ना? ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, इसको नाम दे दो O। तो इसका मतलब AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। सही है। दूसरा ट्रायंगल देखो, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं? AO अपॉन OC। अपॉन OC। अगर उल्टा चल रहे हो तो उधर भी उल्टा चलोगे, और सीधा चलोगे तो उधर भी। तो क्या बोलोगे? AO अपॉन OC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। दोनों में कॉमन है। तो आइए प्रूविंग स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC, ADC में आप क्या कहेंगे? EO पैरेलल FC क्यों बेटा? EO पैरेलल AC बाय थेल्स थ्योरम। देखो बाय थेल्स थ्योरम, ये तो पैरेलल है, तो मतलब इनका रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्या बोलोगे आप? AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, ठीक है। दूसरा कौन सा ट्रायंगल रहेगा? इन ट्रायंगल ACB या CAB, जो भी नाम बोलो, CAB। तो CAB में क्या FO पैरेलल है AB के? FO पैरेलल AB। तो आप क्या बोलोगे? उल्टा तो बोल सकते हो ना। अगर इधर का रेशियो उल्टा लोगे तो उधर का भी रेशियो उल्टा लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा? AO अपॉन AO अपॉन OC BF अपॉन FC। इसे मान लीजिए सेकंड है, इसे मान लीजिए ये फर्स्ट था। क्या देखो, दोनों में AO अपॉन AC, AO अपॉन AC क्या है? कॉमन है। अगर दोनों का ये कॉमन है तो हम कह सकते हैं ये वाला इसके इक्वल। तो यहाँ कॉमन वर्ड नहीं होता, यहाँ वर्ड आता है कंपेयरिंग। कौन सा वर्ड आता है? कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो उसको। तो आप क्या बोल दोगे यार? AE अपॉन AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। किसी कोई डाउट इसमें? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 आइए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 3। तो बेटा इसमें फिगर जो कह रहा है, फिगर अकॉर्डिंग मूव करते हैं। इन फिगर 6.16, देखिए बेटा ध्यान देना, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नाम यहाँ पे लिखा है PST
क्यू आर। आपसे गिवन में ये कहा जा रहा है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर, और साथ में एक एंगल कह रहा है पी एच टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है PC upon SQ, PS upon SQ. ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलस। बेटा आइसोस्केलस का मतलब क्या था, बताया था मैंने। आइसोस्केलस का मतलब क्या था, दो साइड इसका दो साइड इक्वल हो या दो एंगल इक्वल हो जाए। आपसे कहा जा रहा है पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका मतलब एंगल क्यू और एंगल आर आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंगल क्यू और एंगल आर क्या होने चाहिए आपस में, पी एच टी। कहाँ है पी एच टी, पी एस टी, पी आर क्यू, पी आर क्यू मतलब अपोजिट इक्वल है। ये वाला इसके इक्वल है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर। देखो बेटा हो गया, ये वाला अपॉन ये वाला, ये वाला अपॉन ये वाला, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। अगर दोनों का रेशियो इक्वल है तो क्या यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और प्रूविंग किया जाए इसका, प्रूविंग इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। अगर ये ऐसा है तो आप बोल सकते हो कि एच टी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ऐसा क्यों बोल रहे हो, कन्वर्स ऑफ, ठीक है, थैल्स बोलो बीपीटी बोलो, बात एक ही है। अच्छा, अगर ये वाला इसके पैरेलल आपने प्रूफ कर दिया है तो हमें ये बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, दैट इज एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, करस्पॉन्डिंग एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू। अच्छा, एंगल एस क्या एंगल आर के इक्वल था, एंगल एस और एंगल, तो एंगल एस के जगह पे क्या हम एंगल आर लिख सकते हैं, बोलो। क्या आर और क्यू अब आपस में इक्वल हो गया, और जैसे ही आर और क्यू दो इक्वल होगा तो ट्रायंगल पी क्यू आर क्या बन जाएगा, अरे दो एंगल इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल। बात सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। मैं फिर समझाऊंगा, सुना। आपसे कह रहा है ये दोनों रेशियो इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों लाइन कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। और अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल इक्वल। और आपसे पहले ही कह रहा था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। और अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा तो ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, आइसोस्केलस। अब इसी क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट करना होगा तो क्या छोटा वाला ट्रायंगल भी आइसोस्केलस बनेगा, हाँ बनेगा, छोटा वाला ट्रायंगल भी आइसोस्केलस ही बनेगा, क्योंकि ये वाला एंगल इसके भी तो इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये वाला एंगल इसके इक्वल होने के कारण, अब आप अगर इसको छुपा दो तो ये ट्रायंगल में क्या दो एंगल इक्वल हो गया, तो छोटा वाला ट्रायंगल भी क्या मिला, आइसोस्केलस। अब क्वेश्चन को बढ़ाना होगा लेवल तो ये पूछ लेगा, बुक में ये दिया गया था, ये हो गया आपका बेसिक, स्टैंडर्ड करना होगा, दो लाइन क्या उसमें चेंज कर देंगे बस। ये आपका क्या था बेसिक, ये क्या कर देगा आपका स्टैंडर्ड, बस क्वेश्चन वही थोड़ा घुमा दिया है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है इन अ फिगर 6.19, ये फिगर बना हुआ है, डी एफ पैरेलल AE, डी एफ
पैरेलल AE, ये इसके पैरेलल है। DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC, कुछ ऐसा कह रहा है। तो हमें पहले यहाँ गिवन लिखना पड़ेगा। याद रखना, गिवन टू प्रूव और डायग्राम बनाने पे 4 नंबर का तो 1.5 नंबर दे देगा। अगर 4 मार्क्स का है तो 1.5 मार्क्स आपको दे देगा, केवल गिवन टू प्रूव और डायग्राम में। और अगर कोई कंस्ट्रक्शन भी उसमें था तो वो आपको 50% मार्क्स दे देगा। 2 नंबर तक उठ सकता है वो। आप नहीं हम देते हैं, जब इसका नंबर हम काटते हैं तो फिर देता भी उसको मैं हूँ। बच्चे पाए भी हैं। बनाए थे हमारा कार्ड। तो तुम जब डायग्राम ही उल्टा सीधा बनाए हो। सर अभी तो कहते हैं नहीं, ये नक्शा बनाएंगे ताजमहल देने का और हमको दे रहे हैं छोटा सा बिल्डिंग, तो खुश होंगे हम। सर अभी तो कहते हैं सर वो लाइट क्वेश्चन आया तो कुछ भी बना के चले सर वो लाइट हाउस वाला बनाए थे। देखो, इसमें ये कहा गया है गिवन में, DE पैरेलल है AC के एंड DF पैरेलल है AE के। हमें जो प्रूफ करना है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। बस जो पैरेलल कह रहा है उसी के रिगार्डिंग या उसी से रिलेटेड आपको ट्रायंगल लेना है। जो पैरेलल का है, क्या पैरेलल कहा था? DE पैरेलल AC। कहाँ है DE? ये रहा DE, ये रहा AC। इसका मतलब AC बड़ा वाला साइड है तो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा। समझ में आया? इस बड़े वाले ट्रायंगल में कौन पैरेलल है? DE पैरेलल है AC के। तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल? ABC, है ना? यस सर। ABC ट्रायंगल में DE पैरेलल है AC के। तो जो पैरेलल होता है उसी के तो साइड से अकॉर्डिंग आएगा। तो क्या आएगा? BD अपॉन DA। सही है। BD अपॉन DA इज इक्वल टू, पैरेलल कौन था? DE था ना? यस तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ चलेगा BE अपॉन EC। बात सबको समझ में आया है कि मैं फिर समझाऊं? ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? बाई थेल्स थ्योरम है। बाई थेल्स क्लियर है? बाई थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो मतलब ये अपॉन ये। समझ में आ गया? तो दिक्कत सेकंड, DF कहाँ है? DF ये रहा। AE कहाँ है? A ये रहा। मतलब ये दो लाइन पैरेलल है और इस लाइन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कौन सा मिलेगा? ये वाला मिलेगा, है ना? AEB। वेरी गुड। इन ट्रायंगल AEB, वेरी गुड, DF पैरेलल AE। तो बाई थेल्स के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे? ये इसके पैरेलल था ना? तो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। सही है? तो आप देखो दोनों को, इसे क्या मान लो? फर्स्ट। इसे क्या मान लो? सेकंड। BD अपॉन DA सेम है तो ये अपॉन ये हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या कंपेयरिंग। मेन वर्ड आप लिखिएगा कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन F। ये क्या हो गया? ऐसे ही आपको सभी में लिखना है। समझ में आ गया? बस इतना लिखने में आपको 4 मार्क्स का फॉर्मत मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर कहीं नहीं कटेगा। डन? मुझे